इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। सीएम साय का बड़ा बयान, पीएम मोदी के दौरे से मजबूत होगी भारत जापान की दोस्ती, छत्तीसगढ़ को भी होगा बड़ा फायदा। बदले गए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जस्टिस, देश भर के 14 हाई कोर्ट जजों का हुआ तबादला। रायपुर में 2 दिन मांस मटन की बिक्री पर बैन, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, महापौर मीनल चौबे के निर्देश। नई जिम्मेदारी मिलते ही सख्त हुए स्वास्थ्य मंत्री, सीजीएमएससी को दिया ये निर्देश, एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल पर भी कही ये बात। 9 मंजिला बनेगा पावर कंपनी का मुख्यालय, 5 सितारा मानकों के अनुरूप होगा निर्माण, बाहरी दीवारों में भी बनेगी बिजली। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। भारत और जापान की वर्षों पुरानी मित्रता को और मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री बहुत जल्द जापान आने वाले हैं। उनके दौरे से दोनों देशों के बीच निवेश, तकनीकी सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के नए अवसर खुलने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही भारत और जापान की मित्रता में और प्रबलता आएगी। यह बात जापान दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से खास तौर पर छत्तीसगढ़ को भी बड़ा फायदा होने वाला है। सीएम ने यह भी कहा कि यहाँ कई महत्वपूर्ण बैठकों के साथ 3 MOU पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इसके जरिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को जापानी भाषा और कौशल प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस पहल होगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 25 अगस्त को एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में विचार विमर्श के बाद देश के 14 हाई कोर्ट जजों का तबादला किया गया। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तरफ से जजों के तबादले का आदेश भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस संजय अग्रवाल का इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में तबादला किया गया है। राजधानी रायपुर में 26 अगस्त और 27 अगस्त को रायपुर में मांस मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। ऐसे में शहर के सभी चिकन मटन की बिक्री वाली दुकानें बंद रहेगी। दरअसल 26 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। इस दिन बप्पा विराजेंगे और 27 अगस्त को पर्युषण का आखिरी दिन है। ऐसे में इन 2 दिनों में पूरे रायपुर निगम क्षेत्र में मौजूद पशु वधगृह और सभी मांस मटन की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश पहले से ही जारी किए जा चुके हैं। रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर प्रतिबंध आदेश का व्यवहारिक पालन करवाने, होटल में उक्त पावन पर्व दिवसों पर मांस मटन विक्रय करने पर जब्ती की कार्रवाई कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ पहुंचे। यहां पटाखे फोड़कर और स्वागत कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। अलग अलग कई स्थानों में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को नई जिम्मेदारी मिलने पर उनका स्वागत किया गया और अग्रिम बधाई भी दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय ने जो जिम्मेदारी दी है उस विश्वास पर वे खरे उतरेंगे। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेश में चल रहे स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर कहा है कि उनके लिए एनएचएम कर्मचारी महत्वपूर्ण है और मितानिनें रीढ़ की हड्डी हैं। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई है। मोदी की गारंटी में किए गए वादे को हम जरूर पूरा करेंगे, लेकिन मितानिनों की 3 में 1 मांग को हम पूरी नहीं कर सकते। एनएचएम की 5 मांगों के लिए भारत सरकार को पत्र भेजे जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनियों का संयुक्त मुख्यालय परिसर अत्याधुनिक और हरित भवन के मापदंडों के अनुरूप होगा। 1300 से अधिक कर्मियों के लिए तैयार हो रहे इस मुख्यालय भवन को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि BEE की 5 सितारा रेटिंग और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता यानी कि ECBC के मापदंडों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। नवा रायपुर के सेक्टर 24 में निर्मित होने जा रहे भूतल समेत कुल 9 मंजिलों के इस मुख्यालय कॉम्प्लेक्स में तीनों कंपनियों के लिए 3 टावर होंगे। मुख्यालय भवन को ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट गृह के निर्धारित 5 सितारा मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। प्रदेश को हरित ऊर्जा की दिशा में आगे ले जाने में अग्रिम भूमिका निभा रही स्टेट पावर कंपनियां अपने मुख्यालय को हरित भवन के मापदंडों के अनुरूप तैयार कर रही है। नेट जीरो अवधारणा के साथ ही भवन में हरित ऊर्जा का ही उपयोग हो। इसके लिए प्रथम चरण में 55% तथा दूसरे चरण में 100% ऊर्जा की आपूर्ति और सौर ऊर्जा से होगी। भवन में लगभग 1200 किलोवाट विद्युत के खपत का आंकलन है। परिसर में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इतना ही नहीं, भवन में कांच युक्त सतह पर बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटो वोल्टाइक सिस्टम यानी कि BIPV होगा, जो सूर्य की रोशनी नहीं होने पर भी भवन के ताप से भी विद्युत निर्माण कर सकेगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां, हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में अटल श्रम सशक्तिकरण योजना के तहत असंगठित श्रमिकों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए 106 निजी चिकित्सालयों से अनुबंध किया है। अधिकारियों ने बताया है कि असंगठित श्रमिकों और उनके परिवारों के समग्र विकास के लिए एक छत्र योजना के रूप में अटल श्रम सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की गई है। इसके अलावा श्रमिकों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 106 निजी चिकित्सालयों से अनुबंध किया गया है, जिससे उन्हें हृदय रोग, किडनी रोग, मस्तिष्क रोग, जटिल सर्जरी आदि के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में उपचार की सुविधा मिल सकेगी। श्रम विभाग की इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों और उनके परिवारों को एक ही स्थान पर सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए श्रमेव जयते पोर्टल तैयार किया गया है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कार्यभार संभालते ही शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई है। शिक्षा मंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली विभागीय बैठक रही। इस बैठक में शिक्षा सचिव, लोक शिक्षण संचालनालय, SCERT, समग्र शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री यादव ने विभागीय अधिकारियों से शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों और योजनाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही प्रदेश में बेहतर शिक्षा के लिए रणनीति तैयार की है। आपको बता दें कि कार्यभार संभालने से पहले शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दूधाधारी मंदिर जाकर भगवान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने महंत राम सुंदर दास से भी मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। अगली खबर धमतरी से है, जहां पे जिले के प्रमुख जल स्रोत गंगरेल बांध अब पूरी तरह से भरने की कगार पर है। लगातार हो रही बारिश और जलग्रहण क्षेत्र में मिल रही पानी के आवक के चलते बांध में 91% से अधिक जल भराव हो चुका है। वर्तमान में बांध में जल स्तर खतरे के निशान से मात्र 74 सेंटीमीटर नीचे है, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है।
स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट मोड अपनाया है। फिलहाल 2 गेट खोले गए हैं और बांध से लगभग 5500 क्यूसेक पानी नहर के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। अगर जल स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो अन्य गेट भी खोले जा सकते हैं, जिससे महानदी में अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा। इस संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए महानदी तटवर्ती गाँवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्रामीणों को मवेशियों के साथ नदी क्षेत्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। काफी अच्छा ये में है और लगभग 91% के आसपास भरा हुआ है पानी। और जब भी आई थिंक अभी और थोड़ा अगर बारिश रहा तो उसको गेट ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन द्वारा एक एडवाइजरी जारी किया गया है, जिसके तहत जब भी गेट खोलता है सभी हमारे स्पेशली धमतरी और हमारे जिले के रहवासी और जो डाउनस्ट्रीम में महानदी में जितने भी रहवासी हैं, आप लोग थोड़ा अवॉइड करें। स्पेशली जब गेट ओपन हो रहा है अपने पशु स्पेशली जानवर को भी अवॉइड कराएं, नदी बेड़ वगैरह में ना जाएं। धमतरी जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पंडरी पानी गांव से आए दर्जन भर कमार जनजाति के लोग अपने पारंपरिक हथियार, तीर और कमान लेकर अचानक पहुंच गए। इनके साथ ही महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। आपको बता दें कि कमार समुदाय के लोगों का कहना है कि वे वर्षों से वन भूमि पर झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं। उन्हें शासन द्वारा खेती योग्य जमीन दी गई है और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य कई शासकीय योजनाओं का लाभ भी मिला है। कुछ लोगों को आवास योजना के तहत घर आवंटित भी हुए हैं, लेकिन वन विभाग ने जमीन का पट्टा न होने के कारण निर्माणाधीन मकानों पर रोक लगा दी है। कमार जनजाति के लोगों ने मांग की है कि वन विभाग द्वारा लगाई गई रोक को तत्काल हटाया जाए और मकान निर्माण की अनुमति दी जाए। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आवाज बार तो ये साल भर हो गए हमारा प्रयास करा पीएम जी वाला प्रधानमंत्री आवास योजना वाला हरे हमारा अचानक भयानक वन विभाग वाला वरना आरोप कर दी हमारे हर बढ़ा गए जी। अब एक पहले बन चुके 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास, वो भी तक आरोप नहीं करी। और हम जे वन भूमि में बैठे न पट्टा ही है मेन चीज। और शासन के सब सुविधा लाभ मिलत हुआ, नल है, जल है, पानी है, सौर ऊर्जा है, सब चीज हो गई। ओके खेती करे खेती किसानी करे पर जगह दे खेती किसानी करे था हमारे रहे भर के जगह का पट्टा नहीं है। हम आवास घर रोकथाम होए वन विभाग वाला में रोकथाम करे है तेकर से हमला कलेक्टर ऑफिस आना पड़ी, पट्टो पर्ची नहीं है तो से न रोकथाम होए तब ज्यादा कुछ नहीं। तो दिक्कत का होते है? दिक्कत जो अभी आधा जो घर बने हैं आवास घर जो पूरा नहीं होते तौलाना पूरा करना है तभी रोकथाम करेगे है वन विभाग वाला मन तो हम ना ओकर पर पट्टो पर्ची मांगत है घर के तो ओकरे बरा सब जन मतलब दिक्कत है धनुष बांध लेके आगे। हाँ तो ऐसे लगे ना जो कमार लोग आए करके कई लोग तो आजकल तो हाँ कमार जनजाति के लोग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका मकान वगैरह बन रहा होगा तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो आपत्ति कर रहे हैं करके वो आवेदन लेके आए थे। पूर्वगत तो मेरे जानकारी में नहीं है वो, है ना। और अभी जो आवेदन आया है उसको हम लोगों ने जो SCTW होते हैं आदिम जाति कल्याण विभाग वाले उनको हमने अभी भेज दिया है तो वो कोऑर्डिनेट करेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो जनपद है ना, जहाँ से आवास स्वीकृत हुआ है और क्या कारण है उसको जांच करेंगे, फिर जो भी रहेगा वो आगे कार्रवाई। राज्य सरकार ने सड़क पर घूमने वाले मवेशियों की समस्या के लिए स्थायी समाधान के लिए गौधाम की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली है। इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए इसकी जानकारी भी दी। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने बताया कि योजना के तहत कांजी हाउस, सीएम हाउस और व्हाइट हाउस जैसी व्यवस्थाओं में
मवेशियों को रखा जाएगा ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम साव ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी मतभेदों पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक कलह कोई नई बात नहीं है, इनके नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं और इस झगड़े का कोई अंत नहीं दिखता। साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस को ही भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं है तो रविंद्र चौबे के भरोसे से क्या होगा। ये विषय बहुत गंभीर है और इसीलिए राज्य सरकार ने गौधाम योजना बनाई है। उसी के अनुरूप हमने भी पूरी तैयारी कर ली है कि हम हमारे जो पुराने कांजी हाउस थे उसका उपयोग करने वाले हैं। पुराने समय में जो पशुओं के लिए स्थान बने हैं उन सबका सूची मंगाकर हमने उसका वेरिफिकेशन किया है कि वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या और करने की ज़रूरत है। तो उस दिशा में तेज गति से काम हो रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस समस्या का समाधान स्थायी रूप से हो जाएगा। महासमुंद से खबर है, जहां पर बसना विकासखंड के अंतर्गत फूलझर राजझोरिया यादव समाज द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन भव्यता के साथ किया गया। इस विशेष अवसर पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री गजेंद्र यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद यह उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है और भगवान श्री कृष्ण के वंशज समाज के बीच उपस्थित होना उनके लिए एक गर्व का पल है। उन्होंने जन्माष्टमी के अवसर पर क्षेत्रवासियों को 70 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने सभी महिलाओं को तीजा पर्व की बधाई भी दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस ने भूपेश बघेल के नाम पर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें पार्टी समर्थकों ने उनके नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प जताया। हालांकि इस अवसर पर पार्टी के अंदर राजनीतिक खींचतान भी साफ नजर आई। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व भूपेश बघेल को सौंपने की बात कही। इस बयान पर कांग्रेस के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पलटवार किया और कहा कि पार्टी में अलग अलग नेता अलग अलग विचार रखते हैं, जो कांग्रेस के भीतर गहरे अंतर्द्वंद को दर्शाता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जब इस मामले में प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने बचाव में कहा कि रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, परम ज्ञानी है, यह उनका निजी बयान है। भूपेश बघेल के जन्मदिन पर आयोजित इस शक्ति प्रदर्शन ने जहां पार्टी के भीतर उनका समर्थन दिखाया, वहीं चौबे के बयान और मंत्री यादव के जवाब ने कांग्रेस की अंदरूनी संघर्ष की तस्वीरें भी उजागर कर दी। परमात्मा से चाहूं बोला हम सबके उम्र दे, लंबा उम्र दे भूपेश बघेल बोला दीर्घायु करे। हमार छत्तीसगढ़ में जनता की इच्छा है आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। अगला लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, ये सरकार से, विष्णुदेव के कुशासन से, मोदी के गारंटी से अगर लड़ना है तो समझ लेना पहला ताकत और हिम्मत कामा है केवल और केवल क्या है। रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और महाज्ञानी नेता है। अगर उनका बयान है तो उनका निजी बयान है। ये क्या कलेक्टिव लीडरशिप होगा कि इस तरह के जो बयान बार बार आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने स्पष्ट कहा है कि पिछले बैठक पीएससी की बैठक हुई, जब पिछले 7 तारीख को कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रही है और इसी का नतीजा है कहीं ना कहीं सरकार आज 1.5 साल में ही कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया प्रदेश की जनता के सामने कि यह सरकार फेलियर है। जनता के मुद्दों को लेकर जनता से झूठ बोलकर सरकार बनाई, लेकिन उन मुद्दों को आज तक भरोसा नहीं जीत पाई जनता का। उसी का नतीजा है कि 1.5 साल में ही
कांग्रेस पार्टी ने सरकार को हम बेनकाब करने में सफल रहे और कहीं न कहीं सरकार आज पूरे प्रदेश में बैकफुट पर है और सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रविंद्र चौबे जी के बयान पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में एक बार फिर से द्वंद्व की स्थिति है। कोई द्वंद्व नहीं है। मैंने कहा रविंद्र चौबे जी महाज्ञानी नेता है, अगर उनका विचार है तो उनका व्यक्तिगत विचार है। क्या आपने वीडियो देखा है क्या? मैंने कहा देखने और नहीं देखने का सवाल क्या है इसमें। सर, लेकिन आपको क्या लगता है एकल नेतृत्व के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए या? हमने कहा प्रदेश ने दिल्ली नेतृत्व ने कहा है कलेक्टिव लीडरशिप से ही कांग्रेस मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ मुद्दों की जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेगी। अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसमें मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपस में इनका कितना द्वंद्व है कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता। पूर्व मुख्यमंत्री जी अलग चाहते हैं, उसके समर्थक अलग चाहते हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अलग चाहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अलग चाहते हैं। तो ये जो आपने जो बयान की बात कही पूर्व मंत्री जी का, ये अंतर्द्वंद को प्रदर्शित करता है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।